हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी करंट अफेयर, जो कि जनसंपर्क के जो वेबसाइट है उस पर जो उनका पब्लिकेशन आता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 16 फरवरी 2025 में जो प्रीलिम्स हो रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया करंट अफेयर है। तो डायरेक्टली यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट न्यूज़ है उसमें बोला गया है कि सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होगा मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफ़े। अब ये हैंडलूम कैफ़े कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है चंदेरी में। जैसे ही यहाँ पर चंदेरी आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि चंदेरी क्यों फेमस है। चंदेरी फेमस है 2005 में मध्य प्रदेश के द्वारा जो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था वो चंदेरी की साड़ियों को दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चंदेरी के प्राणपुर में शुरू हो रहा है हैंडलूम कैफ़े। तो यहाँ से हमें याद रखना पड़ेगा, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फर्स्ट वाला पेज हमें यही बता रहा है, सिर्फ यही याद रखिएगा कि हैंडलूम कैफ़े कहाँ बन रहा है, चंदेरी में बन रहा है। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है वन्य जीव पर्यटन की दिशा में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण कदम। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे हम वनों की स्थिति देखें या टाइगर रिजर्व देखें या राष्ट्रीय उद्यान वन अभ्यारण्य की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 जनवरी को वन्य जीव पर्यटन अभियान की शुरुआत हो रही है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बन सकता है कि किस जो अभ्यारण्य से शुरुआत हुई है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है उसका भ्रमण किया था मोहन यादव जी ने। अब चंबल नदी के बारे में फैक्ट आपको स्टैटिक पता रहना चाहिए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि 4 जनवरी को कौन सा अभियान चलाया गया। 4 ऑप्शन देगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा वन्य जीव पर्यटन अभियान। नेक्स्ट है कि माँ जालपा देवी का मंदिर। अब आप जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया था मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है। उसमें उज्जैन और खजुराहो में बहुत कंफ्यूजन था, बट उसका जो राइट आंसर था वो था खजुराहो में स्थित है। चूँकि ये मंदिर चर्चा में रहा है, इसलिए हो सकता है आपसे जैसे जो वनडे एग्जाम के क्वेश्चन रहते उसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी पीएससी में भी इस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो माँ जालपा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कटनी में स्थित है। इस फैक्ट ये वाला जो स्लाइड है वो हमें केवल यही याद दिलाता है, यहाँ पर हमारे काम की चीज़ यही है कि माँ जालपा देवी का मंदिर कटनी में स्थित है। अब कटनी की बात आती है तो कटनी के कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि सीमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कटनी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है? जो राजगढ़ जिले में स्थित है। अब राजगढ़ जिले में ये मंदिर जो है शिल्प कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो बल बहादुर सिंह जी थे उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। याद रखना है, श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर और इसके पहले भी PYQs में एमपीपीएससी लगातार, चूँकि मध्य प्रदेश का अदर नेम जो है वो सोया स्टेट भी है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो बहुत अधिक होता है। तो सोयाबीन के उत्पादन में पूरे देश में अगर देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। अब कुछ फैक्ट यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि देश में 66 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है। तो सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर आया है। और सोयाबीन के लिए जो है 4892 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं उनका जो MSP है आपको वो याद रखना है। लाइक अगर हम बात करते गेहूं की, सोयाबीन की, चावल की, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। फिर एक साल में मध्य प्रदेश ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत सारे गोल्डन रिकॉर्ड बनाए हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी कार्य के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम जा रहा है, दैट मीन्स कि वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि 25 दिसंबर का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्वालियर में ताल दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें एक साथ बहुत सारे तबला वादकों ने
1242 कला साधकों ने एक साथ तबला बजाकर वंदे मातरम की धुन पे एक रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। दैट मीन्स यहाँ प्रीलिम्स में आ सकता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो वैसे आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो होता है कौन सा डे होता है, गुड गवर्नेंस डे होता है, क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है। लेकिन यहाँ पर 25 दिसंबर को ताल दिवस के रूप में भी मनाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा दिन आता है 20 फरवरी 2024 खजुराहो महोत्सव, जो कि एमपी का सबसे बड़ा कल्चरल महोत्सव है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश की फर्स्ट यूनेस्को साइट है, जिसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। खजुराहो जो है मंदिरों की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, दक्षिण मुखी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, जैन धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। तो 50वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन पर 1484 कथक कलाकारों ने एक साथ डांस किया और इसे भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। बस याद रखिएगा कि 2024 में कौन से नंबर का खजुराहो महोत्सव हुआ था, तो वो था 50वें नंबर का, जिसका आयोजन 20 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद में 5 अगस्त को भी 1500 डमरू वादकों ने एक साथ डमरू बजाया उज्जैन में, तो इसको भी गोल्डन बुक में रिकॉर्ड किया गया। 11 दिसंबर भोपाल में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ था, जिसे गीता जयंती के रूप में मनाया गया, जिसमें 1721 आचार्यों ने एक साथ गीता का पाठ किया। तो ये भी जो न्यूज़ थी चर्चा में थी, गोल्डन बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया। और 15 दिसंबर 100वें तानसेन जयंती। अब चूंकि तानसेन जी का संबंध मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर शहर में इनका जन्म माना जाता है और तानसेन संगीत के जनक भी कहे जाते हैं। तो 100वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया था ग्वालियर में, जिसमें 546 कलाकारों ने 9 वाद्य यंत्रों पर एक साथ क्या किया था और अपना प्रस्तुति दी थी, और उसको भी गोल्डन बुक में रिकॉर्ड किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं जिनको गोल्डन बुक में रिकॉर्ड किया गया। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से फैक्ट आ सकते हैं कि कौन से नंबर का खजुराहो महोत्सव था, तो वो 50वें नंबर का था। तानसेन समारोह कौन से नंबर का था, तो 100वें नंबर का था। तो तानसेन जी से रिलेटेड, जैसे तानसेन जी का अन्य नाम क्या है, रामतनु पांडे, ये बहुत कम लोगों को पता है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बुनकरों का रहेवा समाज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जबलपुर, उज्जैन, महेश्वर और सागर। आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके बाद आता है कि मंडियों में सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के बढ़ते कदम। ई मंडी योजना 1 जनवरी 2025 से बी क्लास की 41 मंडियों में शुरू की जाएगी ई मंडी योजना। तो इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा कि ई मंडी योजना कौन शुरू कर रहा है, मध्य प्रदेश शुरू कर रहा है, बस इतना ही याद रखना है। फिर ये फिर से रिपीट हुई है न्यूज़ सोयाबीन वाली, इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अब आती है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा के चैनल पर आप जाएंगे तो आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट पर बनाया हुआ है, आप देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। अब भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, जिसमें अगर हम कुल कवर क्षेत्र की बात करते हैं तो 8,27,327 वर्ग किलोमीटर में कुल कवर है। कुल कवर का मतलब क्या होता है कि वन और वृक्ष दोनों के टोटल एरिया को इसमें कवर के रूप में बोला जाता है। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो है 12.17%। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्तमान में कितना प्रतिशत है वनों का। ऑप्शन देगा 25%, 26%, 30%, 33%। राइट आंसर होगा 25%। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और पिछले आकलन की बात करते हैं तो वन में और वृक्ष क्षेत्र में कुल मिलाकर 1445 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपसे डायरेक्टली ये आंकड़ा याद नहीं होता तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आपसे पूछेगा कि लास्ट वन रिपोर्ट से अभी की जो वन रिपोर्ट है उसमें ग्रोथ हुई है या फिर डिक्रीज हुआ है, तो आपको पता रहना चाहिए कि वृद्धि हुई है। कुछ और फैक्ट जैसे मैंग्रोव कवर भी बढ़ा है, बांस युक्त क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है और कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि हुई है।
और इसमें पूछा जा सकता है कि कार्बन स्टॉक, ये सब मेंस के फैक्ट हैं। आपको प्रीलिम्स के फैक्ट बस रैंकिंग पता रहना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट में कमी आई है, कौन से स्टेट में अधिकता आई है। आपको वन रिपोर्ट में यही फैक्ट पढ़नी पड़ेगी। फिर कैन बेतवा लिंक परियोजना काफ़ी चर्चा में रहती है, तो आपको बताना है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान मंत्रालय। जो भी राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर आता है भोपाल के वन विहार। आप जानते हैं कि वन विहार जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। शेरों की दहाड़ गूंजेगी यहाँ पर। अब आप अगर गए होंगे कभी भोपाल और आपने वन विहार विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि शेर तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे श्योपुर में चीता लाए गए थे नामीबिया से, जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, वैसे ही अब भोपाल में जो गिर के शेर हैं वो आने वाले हैं। तो चूंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और शेरों की संख्या मध्य प्रदेश में कम है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ये एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ना कि भारत के यूथ किसी और देश में जाते हैं, किसी और देश के यूथ इधर आते हैं, तो वैसे ही एनवायरनमेंट के ये इकोलॉजिकली बैलेंस को बनाने के लिए एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहा है। 2 प्योर ब्रीड एशियाटिक लाइन जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में आता है। तो जूनागढ़ के सकरबाग चिड़ियाघर से शेरों को लाया जा रहा है भोपाल में। अब चूंकि ये इतना अधिक न्यूज़ में रहा है ये चर्चा, तो हो सकता है कि वन विहार नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी। सिंपली यही फैक्ट याद रखना है यहाँ पर कि वन विहार में गुजरात के शेर आने वाले हैं। फिर एक चीज़ और यहाँ पे याद आती है मुझे कि अभी मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। अब रातापानी टाइगर रिजर्व चूंकि 8वां लेटेस्ट जो है टाइगर रिजर्व है, तो उसके फैक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार, उसका नाम भी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो उसके फैक्ट भी आपको पढ़ लेना है। फिर महाराजा खेत खंजर जयंती समारोह, ये गढ़कुंडार महोत्सव है जिसका आयोजन निवाड़ी जिले में किया गया है। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का 52वें नंबर का जिला है। फिर भारत में मृदा के प्रकार, कुछ यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट भी दिए गए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये फैक्ट जो हैं, जैसे कि अगर हम भारत में बात करते हैं तो सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है MPPSC। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्य, चूँकि इसमें मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, तो वो एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मध्य प्रदेश टॉप करता है। तो ये आंकड़ा याद रखना है कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमने इसको ट्रिक से याद किया था MP अरुण अच्छा, कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए आप 77,073 वर्ग किलोमीटर। फिर आती है रानी दुर्गावती जी की बात। ये जो फैक्ट है ये एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक है, क्योंकि ये डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन के साथ साथ ये ट्राइब से रिलेटेड है, क्योंकि जो यूनिट 10 है उसमें अलग से ट्राइब को मेंशन किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि छिंदवाड़ा में बन रहा है बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा था कि बादल भोई कौन थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे। राइट आंसर था कि जो बादल भोई थे वो आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि छिंदवाड़ा में अभी नया बन रहा है बादल भोई जनजाति संग्रहालय। दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है कि जनजातीय गौरव भीमा नायक के नाम पर बड़वानी में एक कॉलेज खोला जा रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि जनजातीय गौरव भीमा नायक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हो रही है, तो ये बड़वानी में हो रही है। तीसरा फैक्ट है कि जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना हो रही है। 3 फैक्ट याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो जबलपुर में, चूंकि शंकर शाह रघुनाथ शाह का संबंध कहाँ से है, गढ़ा मंडला जबलपुर से है, तो जबलपुर में बन रहा है एक म्यूजियम उनके नाम पे। दूसरा, बड़वानी से भीमा नायक का संबंध है, तो भीमा नायक जी के नाम पे शासकीय कॉलेज बन रहा है। और थर्ड फैक्ट है कि छिंदवाड़ा में बादल भोई जी के नाम पे एक म्यूजियम बन रहा है। और जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पे रखा जाएगा। आप मदन महल जरूर गए होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन अब जो जबलपुर एयरपोर्ट है
और मदन महल है। वहाँ पर जो मदन महल फ्लाईओवर बन रहा है उसका जो नाम है वो रानी दुर्गावती जी के नाम पे रखा जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूँकि रानी दुर्गावती जी की कौन सी भी जयंती इस वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर अगर हम यूनिट 6 की बात करते हैं तो ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक अलग से टॉपिक दिया गया है। उसमें आपको मध्य प्रदेश के सारे 38 प्रोडक्ट्स की मध्य प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो किस प्रोडक्ट के लिए फेमस है वो याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है। लाइक आपसे पूछ सकता है कि रीवा में क्या कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो रीवा में सुंदरजा आम फेमस है। शहडोल में क्या फेमस है, तो शहडोल में हल्दी फेमस है। आपसे पूछ सकता है कि अदरक कहाँ का फेमस है, तो अदरक बड़वानी का फेमस है। तो पूरे 38 प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए। आप उसका एक किसी भी तरीके से ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं, या आप बोलेंगे तो उस सब्जेक्ट पर भी मैं एक वीडियोस बना दूंगी। तो यहाँ पर सीहोर जिले के बुदनी के खिलौनों को देश में सबसे ज़्यादा मांग हो रही है। अब बुदनी सीहोर से आपको शिवराज सिंह जी की याद आ गई होगी, जो आपके मामा जी हैं। तो सीहोर के जो बुदनी के खिलौने हैं वो बहुत अधिक फेमस है, डायरेक्टली चर्चा में रहे हैं। तो आपसे हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कहाँ के खिलौने सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो सीहोर के हैं। और चूँकि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको शामिल किया गया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आता है श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, अमरकंटक, जो हिंदू और उनके साथ साथ जैनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमरकंटक में माँ नर्मदा नदी का उद्गम तो होता ही है, उसके साथ साथ जो जैन धर्म के प्रथम आदिम तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान, उनकी विश्व में सबसे जो भारी प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की ताम्र मूर्ति है, वो बनी है अमरकंटक में। तो वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर। तो इस तरीके से जब भी कोई बहुत अधिक चर्चा में रहती है ऐसी न्यूज़, तो एग्जाम में आ सकती है कि आदिनाथ भगवान की 24 टन की अष्ट धातु की प्रतिमा कहाँ पर है, अनूपपुर अमरकंटक में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, डायरेक्टली याद रखिए भोपाल में हुआ। कब हुआ, 3 से 6 जनवरी 2025 को हुआ। तो ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या करता है, ये बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कराता है। फिर आता है कि मल्हार राव होलकर की छतरी आलमपुर, ये कहाँ पर स्थित है, डायरेक्टली MP हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है कि भिंड में है मल्हार राव होलकर की छतरी। अब मल्हार राव होलकर का संबंध कहाँ से रहा है, तो ऑब्वियस है कि होलकर है, मतलब होलकर डायनेस्टी से ही होंगे। तो ये महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मराठा जनरल के सम्मान में इस जगह को बनाया था। तो अहिल्याबाई जो कि मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति की माता मानी जाती हैं। अगर हम इंदौर शहर की बात करते हैं, महेश्वर की बात करते हैं, तो इसमें अहिल्याबाई का योगदान बहुत अधिक रहा है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो आप खजराना मंदिर इंदौर में दर्शन करने जाते हैं वो भी माँ अहिल्याबाई ने ही बनवाया था। तो अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का एक बहुत नायाब एग्जाम्पल है। और मल्हार राव होलकर की जो छतरी है वो कहाँ पर है, भिंड में है, और अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिर आता है महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, जो विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। इसमें जो अनुसूचित जाति, दैट मीन्स जो SC जनजाति, SC के बच्चे हैं, उनको JEE, CLAT, NDA, NEET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए 50,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देगी। मध्य प्रदेश जो एग्ज़ाम लेता है उसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है स्कीम का, क्योंकि स्कीम पे वो काम कर रहा है इसलिए स्कीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और अब डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि ये स्कीम कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो गवर्न करता है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पूछेगा कि महर्षि वाल्मीकि योजना जो है वो किसके लिए चल रही है, वो ये पूछेगा कि ये जो स्कीम है इसको कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है और ये किस टाइप के बच्चों के लिए है, जनरल कास्ट के बच्चों के लिए, SC के लिए है, ST के लिए है, ऑल ऑफ दीज के लिए है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये पर्टिकुलर SC के बच्चों के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE, CLAT जैसे एग्जाम की तैयारी कराएगा। प्रोत्साहन राशि भी याद रखिएगा 50,000 रुपये। फिर आता है कि भोपाल में थाना शुरू हो रहा है साइबर हेल्प डेस्क, जो कि साइबर अपराधों को अंकुश लगाने के लिए होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान, ये अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, MBPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मध्य प्रदेश सरकार
कौन सा अभियान चला रही है, तो वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान। तो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक याद रखना है। फिर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पेंच नेशनल पार्क में क्या किया गया है, एक रुडयार्ड कपलिंग है, उनकी एक मशहूर कहानी है द जंगल बुक, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने पेंच नेशनल पार्क से लिया है और उसको रिकॉर्ड किया है। पेंच नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था, और यहाँ पर बाघ, तेंदुए, भेड़िया, हिरन के लिए फेमस है। फिर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो आगे बढ़ता है राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के टाइगर मैन कौन कहे जाते हैं, तो वो हैं कैलाश सांखला। इन्हें मध्य प्रदेश का बोलना सही नहीं होगा, एक्चुअली भारत के टाइगर मैन बोलना ज़्यादा सही होगा। कैलाश सांखाला जी ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया है, और अगर हम टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली यही लेके आए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कुछ ODOP प्रोडक्ट की बात की गई है, जैसे बैम्बू रीवा का है, सिंगरौली में कूदो कुटकी याद रखना है, सतना का टमाटर है, सीधी में कारपोरेट है। इसका एक अलग से वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिक से ये याद हो जाएगा। सतपुड़ा में बर्गर सोसाइटी के लिए TOFT अवार्ड मिला है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। फिर सुंदरजा आम ODOP हम पहले याद कर चुके हैं, ये कहाँ का प्रोडक्ट है, रीवा का प्रोडक्ट है। कुछ नेशनल करंट अफेयर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे 18 साल के हैं डी गोकेस, ये नाम बहुत अधिक चर्चा में रहा था, एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन चुके हैं डी गोकेस, केवल 18 वर्ष इनकी आयु है। फिर आध्यात्मिक संत हैं दादा धूनी वाले, इनका आश्रम कहाँ पे है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में बनेंगे 21 बांध एवं बैराज, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये बहुत अधिक चर्चा में है, 36,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिससे इनको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके सारे स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर इन सारे ज़िलों में बनेंगे खेल स्टेडियम। मध्य प्रदेश सरकार का समग्र प्रयास है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दैट मीन्स हर एक ज़िले का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ के लिए रहेगा। वैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें हर एक ज़िले में स्टेडियम बनाया जाएगा। एक स्कीम है माँ तुझे प्रणाम योजना, जो कि युवाओं के लिए है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किससे है, युवाओं से है। फिर आज का जो हमारा लास्ट करंट अफेयर है वो ये है कि टाटिया मामा की जयंती मना रहा है 135वां बलिदान दिवस। MPPSC क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत के रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है टाटिया भील को। 4 दिसंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। 135वां बलिदान दिवस इस बार मध्य प्रदेश सरकार मना रही है। कुछ और फैक्ट, जैसे इनको फांसी की सज़ा कहाँ पर मिली थी, तो 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में इनको फांसी दी गई थी। और जो टाटिया मामा की जो विशाल प्रतिमा है वो इंदौर में पाताल पानी में स्थापित की गई है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि MP जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिए गए हैं और डायरेक्टली एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये पार्ट 1 था, इसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आपको दोनों पार्ट देखने हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।